बहू, तुम वॉशिंग मशीन लगाने जा रही हो क्या? मालती जी ने कल्पना को कपड़ों का टब हाथ में पकड़े हुए देखकर पूछा। हाँ मम्मी जी, कल्पना ने ड्राइंग रूम का सोफा कवर उठाते हुए कहा। मेरे कमरे की चादर और मेरी कल की पहनी हुई साड़ी भी ले लेना, मालती जी ने टीवी देखते देखते ही कहा। और भाभी, मेरी 2-3 ड्रेसेस भी हैं, वो भी ले लेना, ननद नव्या ने बेफिक्री से मोबाइल चलाते हुए कहा। जी दीदी। कहने को तो कह दिया कल्पना ने, लेकिन एक बार को तो मन मचल ही गया कि जब से वो ब्याह कर आई तब से तो रोज यही होता। सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी पकड़कर बैठ जाती और ननद रानी मोबाइल पकड़कर, क्योंकि उसकी आजकल कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी और छुट्टियां नहीं भी होती तब भी ननद कुछ मदद कर दे इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ससुर रामेश्वर जी और पति गगन भी सुबह सुबह नाश्ता पानी करके दुकान पर चले जाते और कल्पना कोल्हू के बैल की तरह सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में ही जुटी रहती, क्योंकि काम भी 5 जनों का था। लेकिन जरा भी तरस नहीं आता इन माँ बेटी को कल्पना के ऊपर, और दोनों ही जब देखो तब बैठे बैठे हुक्म चलाया करती। कल्पना सास और ननद की बात भी नहीं काट पाती, क्योंकि माँ बाप ने यही सिखाया था कि ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी, वरना सब लोग हमारे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। माँ बाप के संस्कारों पर कोई भी उंगली ना उठाए, बस इसीलिए वो बलि का बकरा बनती चली जा रही थी। जब से कल्पना ब्याह कर इस घर में आई तब से पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई थी। यहाँ तक कभी कभी तो ये तक हो जाता कि उसको काम के चक्कर में नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल पाता और वो बिना नाश्ता किए ही रह जाती। फिर दोपहर का खाना भी सबको खिलाने के बाद ही उसके खाने का प्रावधान बना रखा था सासू माँ ने, और तब तक उसकी भूख लगभग समाप्त ही हो जाती, क्योंकि अगर आप भूख लगने पर ना खाओ तो भूख भी शांत हो ही जाती है। बीते 10-15 दिनों से कल्पना बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसको बार बार महसूस होता कि उसको चक्कर से आ रहे हैं। वो कैसे ना कैसे खुद को संभाल लेती थी। आखिरकार एक दिन वो चक्कर खाकर रसोई में गिरने ही लगी थी। ये तो गनीमत थी कि उस समय गगन चाय लेने रसोई में आया हुआ था। क्या हुआ कल्पना? गगन ने उसको अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। कुछ नहीं गगन, बस थोड़ा चक्कर सा आ गया। कल्पना ने बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन गगन की बाहों में झूल ही गई। कुछ नहीं कैसे, ऐसे कैसे तुम्हें चक्कर आ गया? चलो कमरे में आराम से लेटो चलकर, बहुत ज्यादा काम करती रहती हो। गगन ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अरे नहीं गगन, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अगर मम्मी जी को चाय नहीं मिलेगी तो वो अभी गुस्साने लगेंगी, कल्पना घबराते हुए बोली। कल्पना, पहले चलो आराम करो, कमरे में बन जाएगी अभी चाय। अभी गगन ये ही कह रहा था कि कल्पना बेहोश हो गई। गगन किसी तरह से उसको कमरे तक लेकर आया और आते ही घबराते हुए माँ मालती जी को आवाज लगाने लगा। और अभी तो रामेश्वर जी भी घर पर ही थे। मालती से पहले रामेश्वर जी उसके कमरे में पहुंच गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? गगन की आवाज की घबराहट से रामेश्वर जी भी घबरा गए थे। ये देखिए ना पापा, पता नहीं कल्पना को क्या हुआ है, रसोई में चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। गगन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये सब बहुओं के चोंचले होते हैं कि काम ना करना पड़े। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी बहू, मालती जी अपने स्वभाव के अनुसार चिनचिनाते हुए बोली, क्योंकि इस समय तो उनको बहुत जोरों से चाय की तलब लग रही थी। उनको सिर्फ चाय से मतलब था, बहू की परेशानी से बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो मालती? तुम्हारा दिमाग विमाग सही है या नहीं? बहू बेहोश हो गई और तुम चोंचलेबाजी का नाम दे रही हो। कुछ तो शर्म करो, बूढ़ी हो गई हो, लेकिन पता नहीं तुमको कब अक्ल आएगी। रामेश्वर जी एकदम से मालती के ऊपर चिल्लाकर बोले। तब तक गगन पड़ोस में ही रहने वाले डॉक्टर विवेक को बुला लाया था, जो कि एक तरह से उनके फैमिली डॉक्टर भी थे। आते ही डॉक्टर ने कल्पना का चेकअप शुरू कर दिया। देखिए, ये तो शारीरिक रूप से काफी कमजोर लग रही है, डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं। रामेश्वर जी भी डॉक्टर की बात सुनकर चिंतित हो गए। देखिए रामेश्वर बाबू, बहू की हालत ये बयां कर रही है कि ये समय से बिल्कुल भी नहीं खाती पीती। मैंने बताया ना कि शारीरिक रूप से बहुत कमजोर लग रही है।
मैं अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और इनको थोड़ी देर आराम से सो लेने दीजिएगा, फिर से शाम को आकर चेकअप करूंगा। इतना कहकर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर चले गए और सब लोग तो कमरे के बाहर आ गए, लेकिन गगन वहीं कल्पना के पास कमरे में ही रुक गया। उसको तो कल्पना के इस तरह बेहोश होने से बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई। रामेश्वर जी तो बहुत ही ज्यादा चिंतित लग रहे थे। आखिर कहाँ कमी रह गई बहू की देखभाल में? वो तो उसको बिल्कुल अपने बच्चे के समान ही स्नेह देते हैं और कल्पना भी पापा जी कहकर आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन कुछ बात तो जरूर है जिससे वो अनभिज्ञ है। इधर मालती जी के ऊपर इस सब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था और उन्होंने फटाफट अपनी चाय बनाई और पीने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद गगन कमरे से बाहर आकर बोला, पापा, कल्पना को होश आ गया है। रामेश्वर जी तुरंत कमरे में पहुंच गए। रामेश्वर जी को सामने देखकर कल्पना उठकर बैठने लगी। लेटी रहो बेटा, लेकिन बेटा एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे? घर में तो किसी प्रकार की खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं? रामेश्वर जी ने कल्पना से बड़े दुलार से पूछा। अरे काहे को आप उसके पीछे पड़े हैं? हो गया होगा अचानक कुछ, अब तो ठीक हो गई है ना? तब तक मालती जी भी पीछे से कमरे में पहुंच गई थी। तुम चुप रहो, रामेश्वर जी अपनी पत्नी मालती को डांटते हुए बोले। बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो? कैसे तुम इतना ज्यादा कमजोर हो गई? कल्पना ने डरते हुए मालती जी की तरफ देखा। बिल्कुल भी डरो मत बहू, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। रामेश्वर जी ने कल्पना को मानसिक सहानुभूति दिखाते हुए कहा। पापा जी, कभी कभी काम की इतनी अधिकता हो जाती है कि सुबह का नाश्ता तो छोड़ ही दीजिए, चाय तक भी पीने का मौका नहीं मिल पाता, और फिर दोपहर में भी सबके खाने के बाद ही खाने बैठती हूँ। तब तक भूख भी जैसे खत्म ही हो जाती है, और कभी अकेले बैठकर खाया नहीं, तो इसी वजह से खाना और भी अच्छा नहीं लगता। कल्पना ये सब कहते हुए बहुत डर रही थी। और तुम क्या करती रहती हो दिन भर? और तुम्हारी वो लाडली जो अभी तक सो रही है, क्या वो भी बहू का काम में हाथ नहीं बटा सकती? रामेश्वर जी ने पत्नी मालती की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। अब क्या मैं बहू के आने के बाद भी काम करूंगी? और नव्या क्या काम करेगी? यहाँ पर है तो आराम ही कर ले, ससुराल जाकर तो उसको काम करना ही है। मालती जी सफाई देते हुए बोली। तो क्या तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है? और काम का तो छोड़ भी दो, तुम लोगों से तो ये भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ही ख्याल रख लो कि उसने समय से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। अपनी बिटिया के पीछे तो थाली लेकर दिन भर दौड़ती रहती हो। आज के बाद ये सब मुझको बिल्कुल भी सुनने को ना मिले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समधी जी से मैंने कितने भरोसे के साथ कहा था कि बहू को अपनी बिटिया बनाकर रखूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बहू से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं। रामेश्वर जी बहुत ज्यादा नाराज लग रहे थे। पापा, आप चिंता मत करिए, आज से कल्पना का ख्याल मैं खुद रखूंगा। गलती मेरी है जो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज से मैं उसे अपने साथ ही बिठाकर खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मुझको तो कल्पना की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन साथी बनाकर लाया हूं तो जिम्मेदारी भी मेरी। गगन अभी भी कल्पना के पास ही बैठा हुआ उसका सिर सहला रहा था। कल्पना तो अपने पति और ससुर का प्यार देखकर बिल्कुल अभिभूत ही हो गई। मुझको माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी। बहू, तुम भी मुझको माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाएंगे पिएंगे। मालती जी सचमुच शर्मिंदा हो गई और कल्पना का सिर सहलाते हुए बोली, क्योंकि गलती तो उनकी थी ही। मम्मी जी, गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी थी। मुझको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए था। जानबूझकर ऐसी नादानी कर डाली मैंने। कल्पना ने मालती जी का हाथ पकड़कर कहा, अब चुपचाप थोड़ी देर लेटो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि होश में आने के बाद इसको गर्मा गर्म कॉफी पिला देना, आराम मिल जाएगा। मालती जी कल्पना का हाथ हटाकर बोली और फटाफट जाकर कॉफी बना लाई। बहू, अब तुम थोड़े दिन आराम करो और घर के काम पहले की ही तरह मालती संभालेगी, रामेश्वर जी ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा जी, थोड़े दिन आराम कर लो।
फिर सास बहू दोनों मिलकर घर का काम निपटवाएंगे। मालती जी घर के काम संभालने के लिए उठ खड़ी हुई और कल्पना भी अपने प्रति सबकी फिक्र देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।